मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th-12th में नंबर 1। अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विथ केमिस्ट्री, द यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा। फॉर 11th-12th SSC, बैंक, CDS, UGC and other competitive English. Contact the Universal English classes. NIFT Commerce classes. खान चौक, ICICI ATM, दरभंगा। बाय तबरेज आलम। हमारे यहाँ 11th-12th के अलावा BCom, CA, CPT की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें NIFT Commerce classes. ऑक्सब्रिज, अ कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी समझाना सिखाया जाता है। साथ में 11th-12th की अंग्रेजी की सिलेबस भी पढ़ाई जाती है। हमारा पता है कैप्टन कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, नाका नंबर 5, दरभंगा, नियर सिटी हॉस्पिटल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। अखिल भारतीय कास्टी महासभा की ओर से शनिवार को नगर भवन में 1 दिवसीय उपवास व धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह ने की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुछ लोगों के द्वारा नगर भवन में स्थापित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर कालिख पोती गई थी। ऐसे करने वाले लोगों का पुलिस प्रशासन जल्द पकड़े और उस पर कार्रवाई करे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर कालिख पोतने वालों का विलंब गिरफ्तार करो। एक रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर कालिख पोतने वालों का विलंब गिरफ्तार करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिख पोत दी, जो घोर निंदनीय है। राजेंद्र भवन के नाम से जाने जाने वाला शहर का एकमात्र यह भवन, जिसकी उपेक्षा नगर निगम के द्वारा वर्षों से होती आ रही है। मैं नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाता हूं कि केवल उसकी लापरवाही के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुआ। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला शाखा दरभंगा की ओर से नगर निगम से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर कालिख लगाने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करे और एक आदमकद प्रतिमा लगावे। कायस्थ महासभा के द्वारा जो नगर निगम की उम्मीद होगी मदद करने की, मैं वो भी मदद करूंगा। मैं आशा करता हूं कि नगर निगम अब पहल कर इस भवन का जीर्णोद्धार करे और प्रतिमा पर कालिख पोतने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय ले। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दरभंगा। भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा 1 दिवसीय धरना, यह धरना बहुत ही दुखद परिस्थिति में अखिल भारतीय कायस्थ महा द्वारा दी जाती है। दुखद परिस्थिति इस बात की कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिमा पर जो विगत 2-3 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कालिख पोत दी गई है, उसी के घोर विरोध में, नगर निगम के विरोध में हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। आज क्या मांग है? मांग यही है कि 36 घंटे के अंदर में नगर निगम के प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि दोषी व्यक्ति को अविलंब उस पर केस और देशद्रोही केस किया जाए, जो कालिख पोतने की सजा हो, और दरभंगा नगर निगम की ओर से प्रतिमा की सुरक्षा के लिए चारों बगल से ग्रिल और आदमकद प्रतिमा अविलंब लगाया जाए। यही मांग के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में सुजीत मल्लिक।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मिशन साहसी विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा में आज दूसरा दिन भी विभिन्न महाविद्यालय एवं विद्यालयों में आयोजित किया गया। और सम्मानित सदस्य स्किल डेवलपमेंट के सबसे पहले तो विभिन्न सेल महाविद्यालय को ये अवसर दिया है। किसी भी महाविद्यालय का कार्य केवल यह नहीं है कि वो छात्रों को पाठ्यक्रम तक सीमित रखे या फिर पाठ्यक्रम पढ़ा करके उसे पास और फेल की धारा जो है उसमें बांधे रखे, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों का कार्य यह है कि उनके सर्वांगीण विकास की तरफ भी हमारी निगाह होनी चाहिए। खास करके जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, देश की 70% जो 21 साल तक की बच्चियां हैं, उन्होंने ये व्यक्त किया है अपना विचार कि हम अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं। कल वो डाटा आया है, कल के अखबारों में भी आया है, परसों वो सामने प्रकाशित हुआ था वो डाटा। 33% बच्चियों ने ये भी इच्छा जाहिर की है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। ये भी एक बड़ा उत्साहवर्धक है, इसलिए कि हमारे सर सैयद अहमद खां कहा करते थे कि एक लड़का अगर पढ़ रहा है तो वो तन्हा पढ़ रहा है, और एक बच्ची पढ़ रही है तो एक पूरा परिवार पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चियों ने ये इच्छा जाहिर की है न केवल पढ़ने की, बल्कि 33% बच्चियों ने कहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मात्र 5% बच्चियों ने कहा कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन यह एक शुरुआत है। जैसा कि सर ने कहा है कि हम इसमें से एक चिंगारी देखना चाहते हैं जो कब 16 बनती है। हमारा आज का प्रयास सिर्फ गागर में सागर भरने जैसा है। आज के इस प्रोग्राम के बाद, इसके दौरान अगर आपका जो ये एक्टिविटी है, जो आप परफॉर्मेंस देते हो, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको अपना जैसा कि वो सेल जो गणना सर ने बताई कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो पीडीलाइट परिवार की तरफ से हम कॉलेज के टॉप 10 स्टूडेंट्स का इंतजार करेंगे जो विद इन 3 मंथ हम उन्हें पीडीलाइट में एज ए टीचर एसोसिएट करेंगे। जो हमारे टीचर फ्रीलांसर होते हैं, जिस तरह से हमारे अभी सर हैं, जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के एक्टिविटीज आप किसी स्कूल, कॉलेज या लेडीज को देते हैं, तो उसके बदले में आपको पीडीलाइट एक बहुत हैंडसम पैकेज देती है। तो टीचर्स के लिए मैं आज ही अनाउंस कर देता हूं फर्स्ट डे ही कि टॉप 10 स्टूडेंट्स इस एक्टिविटीज के बाद जो आपकी मैम रिकमेंड करेंगी, उन्हें हम प्रॉपर गाइड करके 6 महीने 3 महीने के अंदर एक फ्रीलांसर टीचर्स के रूप में देखना। कॉलेज दरभंगा का जो महिला प्रकोष्ठ है, उनके द्वारा बच्चियों को दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दिया बनाना, अन्य प्रकार के सजाने की व्यवस्था, जो पर्यावरण को दूषित न करे, उस तरह के कार्यक्रम के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सरकार का जो एक प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का, उसके भी जो ट्रेनर हैं पवन वर्मा जी, उसके संयोजक हैं, वो भी आए हैं। वो बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने खुद बाज़ार से ना खरीद करके आप खुद भी मिट्टी के दीप बना सकते हैं। बहुत कम खर्चे पे 100 रुपये के इस पे बहुत सारे मिट्टी के दीप बना सकते हैं। उसमें घी डालेंगे, उससे जलेगा, ताकि वो ये होगा कि वो पर्यावरण को दूषित मिट्टी तेल से नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चों के अंदर एक तरह का टैलेंट पैदा हो जाए, स्किल डेवलप हो जाए। इतना ही नहीं, ये अगर वो सीख लेंगे तो वो खुद से बना करके उसको मार्केट में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी खपत बहुत है। तो एक तरह से बच्चे के अंदर जो है दरभंगा राज मैदान में जदयू की ओर से प्रमंडलीय दलित महादलित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संगठन के महासचिव आरसीपी सिन्हा थे, जिन्हें कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने की। वहीं मंच पर विधायक मदन सनी, अमरनाथ गामी सहित कई वक्ता मौजूद थे। बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी माता पिता का होता है, लेकिन वो सारा जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठा लिया। आपके बच्चों को पढ़ाई की चिंता नहीं है। आपकी बेटी अगर बीए तक पढ़ती है तो साइकिल पोशाक छोड़ करके 54 लाख रुपया अगर देने की बात किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। आज हमारे किसान के, मजदूर के बेटा अगर मैट्रिक पास के बाद पढ़ने की उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, उन्होंने कहा भूमिहीन है, उन्हें 5 डिसमिल जमीन देने का काम किया है। वैसे महादलित भवनहीन है, उन्हें प्रधानमंत्री योजना से भवन देने का काम किया है। वैसे महादलित जिनके घर में बिजली नहीं है, बिजली देने का काम किया है। नल जल योजना से शहर के तरह आपके घर में भी नल देने का काम किया है। आपके घर कोई वादा नहीं किया था, दलितों के लिए कोई संभावना व्यक्त नहीं की थी, लेकिन 2005 के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शैक्षणिक विकास करने का काम करेंगे, और जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होगा दलितों का उत्थान नहीं होगा। जब तक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तब तक दलितों का विकास नहीं होगा। जब तक आर्थिक संबल नहीं होगा दलितों का विकास नहीं होगा। और बाबा साहब की बातों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसे अपने संकल्प में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में इसको गुड़ की तरह रखने का काम किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। सिर्फ नारे देने से नहीं, बाबा साहब तो आज हमारे बीच नहीं है। न जाने कितने लोग बाबा साहब का नाम लेते रहे, लेकिन लोगों की शिक्षा की जोत जलाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम इस राज्य के टोला सेवक गठन करेंगे, विकास मित्र की गठन करेंगे, और टोला सेवक और विकास मित्र के माध्यम से हम उन दलितों को शिक्षा की जोत जलाने का काम करेंगे। 2005 के पहले हमारे बच्चे बच्चियां अरुण मांझी जी जिस बात को कहने का काम कर रहे थे, यह हाल था, लेकिन 2005 के बाद वही दलित बच्चे आज अपने पोशाक पहन रहे थे, आज सबसे आगे बढ़ने का काम कर रहे। आज हमारी दलित की बेटी जूडो कराटे सीख करके चले, जापान में भी विदेश में जाकर चले और प्रतियोगिता में भाग लेने पढ़ा सकते हैं, स्कूल नहीं भेज सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में आपको एक समय का भोजन भी आपके बच्चों को मिलेगा, बच्चों को पहनने के लिए पोशाक की राशि मिलेगी, बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, इस लाभ से आपका बच्चा महरूम हो जाएगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या उत्थान योजना का शुरुआत किया। अगर आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो आपके खाते में 2000 रुपया जाएगा, और अपने बच्ची का अगर 1 साल के अंदर आधार से नाम जोड़ते हैं तो 1000 रुपया उनके खाता में जाएगा। और 2 साल के अंदर सभी तरह का जो टीकाकरण होता है, जैसे पल्स पोलियो का टीकाकरण, टेटनस का टीकाकरण, तेसरा का टीकाकरण, निमोनिया का टीकाकरण, यह सारे टीकाकरण फ्री में दिए जाते हैं। और इस टीकाकरण को आप अगर पूरा कर लेते हैं तो 2000 रुपया अलग से आपके खाते में जाता है। और स्कूल अगर अपने बच्ची को भेजते हैं तो छात्रवृत्ति का राशि मिलता है, उसको पोशाक की राशि मिलती है। और 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार हुई, राष्ट्र सत्ता आई, तो दलित की और महादलित की स्थिति क्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में क्या स्थिति है, पुल पुलिया का क्या स्थिति है, सड़क और बिजली के क्षेत्र में क्या स्थिति है। सिर्फ कलेजा पर हाथ देकर के सोच लीजिए कि आजादी के बाद कौन ऐसा नेता पैदा लिया जिसने सिर्फ इतना ही दिन में, जिस बिहार को कहता था कि बिहार के भगवान श्री राम जी आएंगे तो कभी विकास नहीं करा पाएगा, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कैसे नेता आए जिसको विजन और इच्छा शक्ति में इतनी शक्ति थी, इस बिहार को यही बालू और पानी से बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। जिस बिहारी लोग बाहर जब दूसरे स्टेट में जाते थे तो बिहारियों को एक
समझिए अपमानजनक सम्मान करने का काम करता था। जब कहता था कि मैं बिहार का रहने वाला हूं तो हंसने लगता था। उसी बिहार को पूरे भारत में विकास के जो जीडीपी होता है उसका दर सबसे ज्यादा विकास में बढ़ाने का काम किया आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, और बिहार का सम्मान अब कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं साथियों आग्रह करूंगा, जो लोग 15 वर्षों तक राज किया और दलितों को बाढ़ कटा करके नहवाने का काम किया और थक के वोट 15 वर्षों के लेकर के और राजपाट करके जो खजाना लूटने का काम किया, वह व्यक्ति आज कहां जा रहा है? संविधान बचाओ यात्रा में जा रहा है। तो संविधान बचाओ यात्रा नहीं है, यह संपत्ति बचाओ यात्रा है। वैसे लोगों से सतर्क रहने का काम है साथियों। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खासकर दलित महादलित के लोगों को, जब तक नीतीश कुमार जिंदा है तब तक किसी का मार का लाभ नहीं है। जो हमारा संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है उसको खत्म करने का किसी ने कोई यदि भाषण न देगा तो संविधान बचाओ वाला लोग तो कभी संविधान पढ़ा के नहीं देखा, कभी संविधान पढ़ा नहीं है, वो कहता है संविधान बचाओ। इसे वैसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है कि तुम संविधान पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे परिवार के लोग संपत्ति लूटने का काम किया, तुम संविधान बचाने चले हो। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं दलित महादलित से आग्रह करना चाहता हूँ कि सिर्फ कंपेरिजन कीजिए, क्या 2005 से पहले कितने दलित और महादलित के लोग मुखिया हुआ करते थे, कितने पंचायत समिति सदस्य हुआ करते थे, कितने जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, कितने नगर परिषद के अध्यक्ष और अध्यक्ष हुआ करते थे। सिर्फ कंपेरिजन करने की आवश्यकता है। जब आप चप्पल खोल के मुखिया जी के यहाँ जाते थे और नीचे बैठने का काम करते थे, वह आदर्श और वह कुर्सी आपको नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। और इतना जल्दी जब भूल जाइएगा तो आने वाला समय में फिर वही हाल होगा जो पहले। देश में आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। जरा स्पष्ट रूप से जो इस तरह की बात बोल रहे हैं उनसे पूछिए इसका आधार क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, उसी में ही शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार पर जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। आप उनसे पूछिए, आधार बताइए। ये सिर्फ डराने से काम नहीं होता कि रस्सी को कई बार सांप बता दो। और यह देखिए हमारे नेता नीतीश बाबू, पूछिए उनसे कि हमारे नेता ने बिहार में आरक्षण दिलवाया है, दिया है, तो उनके रहते कैसे समाप्त हो सकता। हमारे सब नेताओं ने आपको बताया, पंचायती राज, नगर निकाय, जिसमें पहले वो एकल पद के नाम पर आरक्षण नहीं दे पाए थे, हमारे नेता ने आरक्षण दिया। यहाँ तो आरक्षण दिया जा रहा है, इसको समाप्त कर दो। हमारे नेता ने, आप जानते हैं आज का जमाना क्या हो गया, आउटसोर्सिंग का। बहुत सारे काम जो सरकारी विभागों द्वारा होते थे उसको लोग आउटसोर्स कर देते। हमारे नेता ने उसमें भी उनसे भी उनको पूरा का पूरा जानकारी दे करके उनको सावधान कर दिया जाए। और जो हमारे कार्यकर्ता जहाँ आए हैं, जो सुने हैं, वो गांव में जा करके इन बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सब लोगों के मन में जो दूध का दूध और पानी का जो है साफ हो। मंडल स्तर का कल एक कार्यक्रम था, थोड़ी निराशा हुई जो भीड़ थी उसको? नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं हुई। देखिए है क्या कि चूंकि गर्मी का समय था, कुर्सियाँ लगी थी, अगर आप गौर किए होंगे लोग आ रहे थे, आने के बाद वो जा रहे थे और जाकर कहीं छांव में रुक रहे थे। थोड़ी सी चूक हुई, अगर शेड की व्यवस्था होती तो सब लोग बैठते तो आपको लगता कि नहीं, संख्या कम नहीं। एक अलग सवाल सर कि जो सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है, तो क्या लगता है आपका जो सीट शेयरिंग में संभवतः पहले महागठबंधन टारगेट कर रही थी, हम लोग अलग अलग जाएंगे, फिर हुई कि एक साथ जाएंगे, लेकिन जो बातें 17 सीट आ रही है, 16 सीट आ रही है, आप लोग के अंदर खाने भी एक बागी उत्पन्न हो सकते हैं, उसको लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए एक बात मैं बता दूं कि जो आप कल ही आपने देखा कि जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया सीट शेयरिंग के बारे में 50-50 का आपने देखा कि हम लोग का है, बाकी जो हमारे दो साथी हैं उनसे वो लोग अंतिम दौर की वार्ता करते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का संतोष और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि साहब कोई जो दावेदार होंगे उनको निराशा होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग हमारे हिस्से में जितनी सीटें आएंगी उसको, और साथ ही पूरे के पूरे 40 सीटों पर हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सारे नेता हैं, पूरी ईमानदारी से लग करके सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास करें। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी को कैसे रोक पाएंगे? रोकना क्या है, ऑलरेडी रुके हुए हैं सर। ग्राफ उनका बढ़ रहा है, ग्राफ बहुत नीचे है सर। बहुत ग्राफ नीचे है। तो मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल की राजनीति में काफ़ी महत्व है, तो इस यहाँ के बारे में आपको क्या कहना है? किस प्रकार के उम्मीदवारों को आप यहाँ उतारेंगे कि आपको अधिक से अधिक मिथिलांचल में सीट मिल सके? देखिए, आप हम किसी खास सीट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इतना आश्वस्त रहिए कि हम लोग जिन उम्मीदवारों को मैदान में लाएंगे वो सब सक्षम उम्मीदवार होंगे। कोशिश करेंगे कि युवा को थोड़ी इसमें हिस्सेदारी मिले, और निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार लाएंगे जो जब जाएं लोकसभा में जीत करके तो मिथिलांचल की बातों को मजबूती से रख सकें। बहुत सारे लोग आज आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं सर, इसके बारे में आपको क्या विचार? देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट, मैं एक बार नहीं कई बार अभी भी मैंने कर दिया। जो अपना भारत का संविधान आज की तारीख में उसमें साफ स्पष्ट है आरक्षण क्या है, विशेष सुविधा है जो आज तक जो पीछे रहे, उसमें सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। जब तक उसका कोई संशोधन नहीं हो जाता है तो बाकी जितने लोग बात करते हैं वो सिर्फ बात करने की करते हैं। सर, एक प्रश्न है कि आज आपके इस मंच से सभी वक्ताओं ने दलित महादलित की बात तो की, सारी बात हुई नीतीश कुमार की, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो दलितों के लिए योजनाएं बनी थी। दिग्घी जलाशय का सौंदर्यीकरण कर इसे एक आकर्षण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संग्रहालय तथा दिग्घी जलाशय का निरीक्षण करते हुए उक्त बातें कही। दोनों साइड आप वोट कर लीजिए, उसको शामिल कर लीजिए, चेन वाला किनारे थोड़ा ब्यूटीफाई तो 1.5 करोड़ के अंदर ही बनना चाहिए ये प्लस पार्किंग, क्योंकि बेसिक काम तो हुआ है अभी। धारी म्यूजियम का रिनोवेशन वर्क चल रहा है तो उसको भी हम लोगों ने देखा है अभी, और उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स शुरू कराया जाना है। उसके लिए सामान आ चुकी है, उपकरण सभी आ चुके हैं, तो उसके लिए चिन्हित करके जो हमारे खिलाड़ी हैं वाटर स्पोर्ट्स के, उन लोगों को प्रशिक्षण कराना, और अगला जो हम लोग मिथिला महोत्सव मनाने जा रहे हैं उस दिवस पर वाटर स्पोर्ट्स आयोजित किया जाए यहाँ, और जिला स्तरीय टीम भी बनाई जाए जो राज्य स्तर और उसके आगे भी खेले। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ विचार विमर्श आज किया है, और उसके साथ साथ यहाँ पार्क एक अच्छा डेवलप करने के लिए अमृत योजना के तहत उस पर भी विचार विमर्श किया है, और उसका प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं ताकि एक शहर के लिए बेहतर स्थल ये हो सके और आम लोगों भी इसका फ़ायदा उठा सके। संग्रहालय का सर जो डेवलपमेंट चल रहा है, कितने लाख की लागत से सर डेवलपमेंट है और क्या क्या नया होगा? ये क्यूरेटर साहब हैं, ये डिटेल बताएंगे।